नमस्कार, न्यूज़ मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हम इंदौर में खेल की पुरानी संस्थाओं के बारे में बात करेंगे और इंदौर में खेल की पुरानी परंपराएं क्या रहीं। कबड्डी, खो खो, आटिया पाटिया जैसे खेल यहाँ चलते थे और इसीलिए आज हमारे साथ मौजूद है इंदौर में खेल की दुनिया के एक जानी मानी हस्ती, इंदौर वांडरर्स के कोच और संचालक श्री घनश्याम चौधरी जी। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में चौधरी जी। जी धन्यवाद। इंदौर में कभी खो खो, कुश्ती, कबड्डी, आटिया पाटिया खेल का बड़ा जोर था। अन्य प्राचीन खेल भी चलते थे, लेकिन अब क्रिकेट ने सबकी जगह ले ली है। क्रिकेट ने सबको एक तरफ कर दिया है। कौन कौन से खेल पहले चलते थे और अब क्या हालत है उन खेलों की? पहले कबड्डी, खो खो, कुश्ती, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ये सारे जो खेल बहुत प्रचलित और बहुत अच्छी अच्छी टीमें इंदौर के अंदर इनकी हुआ करती थी। आज क्रिकेट के कारण इन सारे खेलों के अंदर जो खिलाड़ी संस्थाओं को मिलना चाहिए वो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं और इसी के कारण आज इन खेलों के अंदर खिलाड़ियों की बहुत कमी हो गई है। कबड्डी, खो खो, आटिया पाटिया तो करीब प्राय लुप्त सा ही हो गया है, लेकिन हॉकी, कुश्ती, फुटबॉल, वॉलीबॉल, इन खेलों के अंदर भी खिलाड़ियों में कमी आई है। आप बरसों से 1968 से कबड्डी से जुड़े रहे हैं। आपने कबड्डी राष्ट्रीय भी खेला है। अब इंदौर में कबड्डी की क्या हालत है? कितनी संस्थाएं जो कबड्डी खेल को बढ़ावा दे रही हैं? अभी इंदौर के अंदर इंदौर वांडरर्स इंदौर, लक्की वांडरर्स इंदौर, लक्की केयर स्पोर्ट इंदौर, विक्रम स्पोर्ट इंदौर, ये जो संस्थाएं हैं ये सतत खिलाड़ियों को और खेल के लिए प्रयासरत है। दूसरी संस्था प्रभात क्लब और दयालु क्लब भी हैं, वो उसमें भी अब खिलाड़ियों की बहुत कमी आ जाने के कारण प्राय बंद सी हैं। कबड्डी, खो खो के जो खिलाड़ी हैं अब उस लेवल के नहीं मिलते हैं जो 80 के दशक के पहले इंदौर के अंदर हुआ करते थे। उस समय खेल कबड्डी का और खो खो दोनों के अंदर मध्य प्रदेश का और मध्य भारत का बोलबाला था। क्या अब इंदौर में या मालवा में कबड्डी का स्वर्ण युग नहीं रहा? हाँ, अगर पिछले समय को देखते हुए मैं ये कहूँ कि नहीं रहा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वास्तव में अब उतना अच्छा खेल के लिए नहीं रहा है माहौल। इंदौर में लड़कियां भी काफ़ी आगे हैं कबड्डी खेलने में। लड़के लड़कियां दोनों ही अच्छी टीमें हैं कबड्डी की। लड़कियां लड़कों की तुलना में आगे, इसका क्या कारण है? लड़कियां वास्तव में अभी इंदौर में और मध्य प्रदेश में लड़कियों का खेल का जो स्तर था वो अच्छा रहा और उसी के कारण अभी सतत पिछले 5 सालों से 3 लड़कियों ने भारत की टीम का प्रतिनिधित्व किया और वे स्वर्ण पदक लेकर के आई। उसमें उज्ज्वला काठमोरे, पूजा जैन और दर्शना भागवत, ये 3 खिलाड़ी जो मध्य प्रदेश के रहे, मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। और लड़कों में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसके कारण लड़के उतने आगे नहीं बढ़ पाए और हमारे यहाँ से काफ़ी समय से जो है भारत का प्रतिनिधित्व लड़के नहीं कर पाए। ऐसा कहा जाता है कि जूनियर और सब जूनियर में तो हमारी टीमें, मालवा की टीमें, मध्य प्रदेश की टीमें अच्छा खेलती हैं, लेकिन जब सीनियर खिलाड़ी की बात आती है तो फिसड्डी रह जाता। क्यों? जूनियर और सीनियर में जो शारीरिक स्ट्रेंथ होना चाहिए खिलाड़ियों की वो हमको मिलती है, लेकिन सीनियर में हमको अभी जो हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, दिल्ली और जो दूसरी स्टेटें हैं उनके मुकाबले में हमारे यहाँ खिलाड़ी उतने स्वस्थ और स्ट्रेंथ वाले, उतनी हेल्थ के हमको मिलते नहीं हैं बच्चे। इसके कारण हम सीनियर में जो है उतना अच्छा प्रदर्शन अब नहीं कर पा रहे हैं। एशियाई खेलों में कबड्डी शामिल कर लिया गया है। पिछले 3 एशियाई खेलों में कबड्डी रहा है। ओलंपिक में कब कबड्डी आएगा? एशियाई में तो हमारा जो कबड्डी आ गया है और उसमें हम हर वर्ष स्वर्ण पदक भी लाते हैं, लड़कियों में भी ला रहे हैं, लड़कों में भी ला रहे हैं। लेकिन ओलंपिक में जब तक लगभग 50 देश इस खेल को नहीं खेलेंगे तब तक ओलंपिक में कबड्डी जाना संभव नहीं है। वैसे कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रयासरत है कि इसको 50 देश खेले, वे डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह सब कर रहे हैं
और नियम भी कुछ इस तरह के बना दिए हैं कि दूसरे देश भी कबड्डी खेलें। पहले सीनियर में कोई वेट नहीं होता था, लेकिन आज सीनियर के अंदर भी 80 किलो से ज़्यादा वजन का लड़का खिलाड़ी नहीं खेल सकता और 70 किलो से ज़्यादा वजन की लड़की खिलाड़ी नहीं खेल सकती। ये प्रयास कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसीलिए किया कि दूसरे देश भी इस खेल को पसंद करें और इसमें शामिल हों और हम इसको ओलंपिक में ले जा सकें। ये आजकल मैट पे कबड्डी खेली जा रही है। कबड्डी मैदानी खेल है, अपने गांव खेतों खलिहानों में लोग फुर्सत पाके खेल लेते थे, पर अब मैट आ गया है, सर्किल कबड्डी हो गई। ये क्या है, जरा बताइए, हमारे दर्शकों को भी पता चले कि मैट कबड्डी क्या है, सर्किल कबड्डी क्या है, क्या है ये? जी, मैट एक तरह का, जैसे कि आपने गद्दे पे कुश्ती लड़ना देखा होगा, उसी तरह से कबड्डी के मैदान के लिए भी मैट आ गई है और मैट के ऊपर कबड्डी होना चालू हो गई है। ये मैट भी इसीलिए आया है कि जो विदेशी लोग हैं वो मिट्टी में खेलना पसंद नहीं करते हैं। वास्तव में जो कबड्डी मिट्टी के मैदान में खेलने में आता है आनंद, वो आनंद मैट पे नहीं आता है। लेकिन दूसरे कुश्ती अब गद्दों पे खेली जाने लगी। जी, कुश्ती भी जो गद्दे पे आई है, तो हमारे जो पुरानी मिट्टी की और अखाड़े के अंदर जो कुश्ती होती थी वो कुश्ती अपने आप में अलग थी और गद्दे पे जो कुश्ती आ गई है ये अलग है, इसके नियम कायदे ये भी अलग है, उसके अनुरूप ही खेलना पड़ता है। पहले जो हमारे मिट्टी के अखाड़ों के अंदर कुश्ती होती थी उसका जो खेल था और उस समय जो हमारे पहलवानों की स्थिति थी वो बहुत अलग थी और अच्छी थी। अब कबड्डी की बात करें तो मैट पे कबड्डी क्या है और सर्किल कबड्डी क्या चीज़ है? हाँ, मैट पे देखिए कबड्डी के दो नाम हैं। एक है राष्ट्रीय कबड्डी, राष्ट्रीय को बोलते हैं नेशनल स्टाइल। नेशनल स्टाइल जो होती है वो 12-10, 12.5-10 का जो मैदान होता है, 13-10 का जो मैदान होता है सीनियर का, उसके अंदर उसमें 13 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा और उसके अंदर लाबी होती है 1-1 मीटर की और दो हिस्सों में ये मैदान बटा होता है 6.5-6 मीटर का। उसमें एक क्रॉस लाइन होती है, उसके बाद एक बोनस लाइन होती है। ये तो हमारी हुई नेशनल कबड्डी। और सर्कल कबड्डी जो है वो एक बड़ा मैदान होता है, वो लगभग 75 फीट के सर्कल का पूरा मैदान होता है गोल, और उसके सेंटर में जो है ऐसा कह लें कि 37.5 फीट इधर, 37.5 फीट उधर के सर्कल के बीच में एक पाला डाला होता है और उस पाले के बीच में भी एक निशान होता है जो 10 से 15 फीट की, उसमें 2 चूने के ढेर होते हैं। उसके बीच में से ही सर्विस के लिए जाना पड़ता है और पॉइंट लेकर के आने पे भी उसी में आना पड़ता है। तो उसमें क्या है कि एक खिलाड़ी जाता है कबड्डी बोलते हुए, वो एक ही खिलाड़ी को छुएगा, उसको एक ही खिलाड़ी पकड़ेगा। सर्कल कबड्डी में अगर 2 खिलाड़ियों ने, जिस खिलाड़ी ने एंट्री डाली उसको पकड़ लिया तो उसको 2 पॉइंट मिल जाएंगे। अगर एक खिलाड़ी को एक ही पकड़ेगा तो ही उसमें पॉइंट मिलेगा। सर्कल कबड्डी में एक खिलाड़ी को एक ही खिलाड़ी पकड़ता है और नेशनल स्टाइल कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं जो एक खिलाड़ी को पकड़ सकते हैं, बाकी 5 बाहर होते हैं। हाँ जी, वो अलग दूर खड़े रहते हैं जी। और अपने यहाँ इंदौर में तो मैट है ही नहीं, तो कैसे कबड्डी आगे बढ़ेगी? खेल योग कल्याण विभाग की तरफ से एक मैट इंदौर में है। अच्छा। पर उस एक मैट के जब उनका जो टूर्नामेंट होता है खेल योग कल्याण विभाग का जी, तब वो उपलब्ध होती है। जो दूसरी संस्थाएं हैं, जो प्राइवेट संस्थाएं चल रही, जैसे इंदौर वांडरर्स, विक्रम स्पोर्ट, लक्की वांडरर्स, लक्की केयर स्पोर्ट, इनके पास में मैट नहीं है, क्योंकि मैट लगभग 4-5 लाख रुपए का आता है, जो शौकिया संस्थाएं इतना खर्चा वहन नहीं कर सकती है। तो खेल तो आज भी खिलाड़ी जो है प्रैक्टिस तो मिट्टी के मैदान पर ही करता है, बाद में जब वो जाता है राष्ट्रीय प्रतियोगिता खेलने तब उसको वहाँ पर मैट जो है मिलती है, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती। वैसे वहाँ पर भी मिट्टी के मैदानों में ही होता है, लेकिन इंटरनेशनल मैट पे ही होता है। कबड्डी के मैच इंदौर में कहाँ कहाँ होते हैं और बड़े अच्छे लोकप्रिय कहाँ होते हैं सबसे अच्छे? कबड्डी के अखिल भारतीय प्रतियोगिताएं इंदौर वांडरर्स के अंदर बहुत अच्छी प्रतियोगिताएं हुई हैं और हमारे शहर के दर्शकों ने उसको देखा और सराहा है। लक्की वांडरर्स में भी कबड्डी की अखिल भारतीय प्रतियोगिता होती है, विक्रम स्पोर्ट पर भी होती है और लक्की केयर स्पोर्ट पर भी होती है। समय समय पर जब स्थिति ऐसी होती है तो ये टूर्नामेंट होते हैं और अच्छे टूर्नामेंट होते हैं। क्रिकेट में तो बहुत राजनीति आ गई है, सारे बड़े पद क्रिकेट की संस्थाओं के नेताओं के पास। हॉकी में भी ये दशा आती जा रही है। कबड्डी का क्या हाल है? कबड्डी में अभी वैसे कबड्डी एसोसिएशन जो मध्य प्रदेश का है वो खिलाड़ियों के ही हाथ में है,
लेकिन उसके संरक्षक जो हैं वो राजनीतिक है जी। उनका भी उसके अंदर समय समय पर सहयोग मिलता रहता है, वो हैं उसके अंदर। श्री महेश जोशी जो हैं वो संरक्षक है मध्य प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन के, और काफ़ी समय से वो कबड्डी से जुड़े हुए हैं। वो खुद भी कॉलेज के समय में कबड्डी खेलते थे, और राजनीति में भी अच्छी कबड्डी। राजनीति तो उनकी है ही बहुत अच्छी, सभी लोग जानते हैं जी। सरकारी नौकरियों में कबड्डी के खिलाड़ियों को कितनी तवज्जो मिलती है? अब तो बहुत कम खिलाड़ी हैं कबड्डी के जिन्हें नौकरी मिलती है। 80 के दशक के पहले सरकारी नौकरियों में कबड्डी के खिलाड़ियों को बहुत स्थान मिला, लेकिन 80 के बाद से गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगा दिया। अब कबड्डी के खिलाड़ियों को नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है। जो राष्ट्रीय इंटरनेशनल प्रतियोगिता खेलता है खिलाड़ी और मेडल लाता है, उसी को सरकारी नौकरी मिलती है। हरियाणा में कबड्डी बहुत आगे है। अगर पुलिस की टीम की बात करें तो उसमें भी, पुलिस की कबड्डी टीम में भी बहुत सारे हरियाणवी खिलाड़ी हैं। सेना की टीम की बात करें उसमें भी हरियाणा का दबदबा है। तो आपके पास भी प्रस्ताव आए थे हरियाणा से कि हम अपने खिलाड़ी आपको देते हैं, आप उन्हें मध्य प्रदेश में खिलाइए, तो क्यों आपने मना कर दिया? देखिए, जिस समय गजानंद हंडियकर जी मध्य प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन के सचिव थे, उस समय मैं मध्य प्रदेश टीम का कोच हुआ करता था। तब हमारे पास में हमारे साथी खिलाड़ी जो हरियाणा के थे वो बोलते थे कि हमारे खिलाड़ी ले लो जिससे तुम्हारी भी अच्छी पोजीशन हो जाएगी। लेकिन चूंकि हम शौकिया कबड्डी खुद चलाते हैं, संस्था चलाते हैं, खिलाड़ी तैयार करते हैं और प्रदेश में ऐसी संस्थाएं चलती है, अगर ऐसे बाहर से आयात अगर हम खिलाड़ी करेंगे तो हमारे यहाँ के खिलाड़ियों का तो खेल ही नहीं रहेगा और हमारी जो संस्थाएं चल रही है बंद हो जाएगी। इसलिए मैंने कभी भी उस तरफ उनकी बात मानी भी नहीं और कभी हमने खिलाड़ी बाहर का आने भी नहीं दिया। अभी हरियाणा में बहुत खिलाड़ी हैं कबड्डी के, और करीब करीब जितनी भी फोर्स की टीमें हैं उसमें हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा है। स्टेटों में भी हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा है। वो वहाँ का माहौल और वहाँ का खान पान ऐसा है जो कबड्डी के खिलाड़ी के माफिक है। वहाँ जो कबड्डी के खिलाड़ी पैदा हो रहे हैं, इसलिए उस स्टेट में खिलाड़ियों की कबड्डी के, मैं ये कहूँ कि बाढ़ सी आई हुई है, तो अतिशयोक्ति नहीं होती। मतलब अच्छा खान पान है, अच्छा माहौल है, और कुश्ती के साथ साथ कबड्डी का भी दबदबा हरियाणा में है। जी। इंदौर की बात करें, इंदौर में क्रिकेट के कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने नाम कमाया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हॉकी के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाने वाले। कुश्ती में भी कई पहलवान हैं। ऐसे कबड्डी के कौन से खिलाड़ी जिन्होंने बहुत नाम कमाया है, जिनका नाम आप आज याद करते हैं? जी, कबड्डी के अंदर सदा केकरे, हुकमचंद गौड़, नरसिंह कराड़े, एक प्रभात क्लब के खिलाड़ी होते थे, उनका नाम थोड़ा मैं मिस कर रहा हूँ, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। सुभाष जैन, मैं स्वयं भी कबड्डी का बहुत अच्छा खिलाड़ी रहा। और राजू सातालकर, धनंजय शर्मा, एक विलास भंवर, इस तरह के मांगीलाल बागोरा, इस तरह के कबड्डी के बहुत खिलाड़ी हुए हैं, और जिन्होंने प्रदेश में और देश में इंदौर का और मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने बहुत अच्छी कबड्डी खेली है। क्या कमियां हैं हमारे क्लब के पास? जितने कबड्डी के क्लब हैं, खेल संगठन, उनको क्या, किन चीज़ों की कमी है अभी? देखिए, जो संस्थाएं हैं सब शौकिया हैं जी। तो आजकल कबड्डी के अंदर भी संसाधन आवश्यक हो गए हैं। जैसे मैट पे खिलाड़ी खेलता है तो उसको जूता जी मैट के हिसाब से होना बहुत ज़रूरी है। पहले उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो जो 1000 रुपये से के करीब आता है। कबड्डी के अंदर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के परिवारों के बच्चे ही खेलते हैं। उनके लिए सारी सुविधा जो है, जो शहर के दानदाता है उनके माध्यम से ही हम लोग उपलब्ध कराते हैं। चूँकि कबड्डी के अंदर अब नौकरी आसानी से नहीं मिलती है, इसलिए लोगों का रुझान इसके तरफ से कम होता जा रहा है। फिर भी जो संस्था इंदौर में चलती है गिनी चुनी, वो संस्थाएं पूरा प्रयास करती है, उनके संचालक जो हैं वो प्रयास करते हैं कि हमारे यहाँ कबड्डी के खिलाड़ी मिलें और हम कबड्डी को यथावत जिंदा रख सकें और हमारा हमेशा प्रदेश के अंदर प्रतिनिधित्व और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व होता रहे। तो इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तव में जो संसाधन है, उतनी जो सुविधाएं हैं वो मिलना चाहिए, वो नहीं मिलती है। सरकार की तरफ से भी नहीं मिल पाती उतनी। सरकार देती है, खेल युवक कल्याण विभाग से सभी संस्थाओं को कुछ मिलता है, 10,000 15,000 इतना तक ही वो हम लोगों को दे पाते हैं, इससे अधिक नहीं देते हैं। पर ये बहुत कम होता है, इससे कुछ नहीं होता है। आज एक संस्था के सभी विभागों में अगर टीम हिस्सा लेती है तो लगभग 1 लाख रुपए प्रति वर्ष का खर्चा उसमें हमको आता है,
जो हम खुद कुछ खिलाड़ी और कुछ दानदाताओं से सहयोग लेकर के ही पूरा कर पाते हैं। कबड्डी से जुड़ी कोई खास घटना है आपको याद? हाँ, इंदौर वांडरर्स का विभाजन कैसे हुआ, कुछ किस्सा ऐसा बताइए। जी, इंदौर वांडरर्स सन 1946 से रजिस्टर्ड संस्था है। पहले इसमें कबड्डी, खो खो, आट्या पाट्या ये तीनों खेल हुआ करते थे और स्वर्गीय कृष्णराव भाव सिंधे साहब एवं भोपटकर बंधु और भी ऐसे लोग थे जो इस संस्था से जुड़े हुए थे और बहुत अच्छे तरीके से खेल संचालित होते थे। एक बार बहुत पुरानी घटना है, सदाशिव केकरे स्कूल्स में खिलाड़ी के रूप में खेलते थे। उन्होंने महाराजा शिवाजीराव चिमनबाग मैदान के ऊपर जेवेलियन थ्रो किया और उस थ्रो से भोपटकर बंधु के परिवार के किसी सदस्य को वो थ्रो लग गया और उसका निधन हो गया। उसके कारण संस्था के अंदर वैमनस्यता आने से संस्था टूटी और उस समय जो है भोपटकर बंधुओं ने दूसरी संस्था बनाई खो खो की। इंदौर वांडरर्स का विभाजन तब हो गया। जी हाँ, उसके कारण इंदौर वांडरर्स का हैप्पी विभाजन वांडरर्स बन गया, हैप्पी वांडरर्स बनी पहली जी। फिर उसके बाद बीच में कुछ मतभेद होने से एक साधना क्रीड़ा केंद्र बना, एक रामकृष्ण क्रीड़ा मंडल बना जो बंद हो गया। फिर 75 के दशक में आकर के लक्की वांडरर्स बनी। लक्की वांडरर्स बनने के बाद में फिर इंदौर वांडरर्स में कभी विभाजन नहीं हुआ और इंदौर वांडरर्स सतत अपनी खेल गतिविधि चला रही है और अपने खिलाड़ियों को तैयार करके प्रदेश के लिए भेजती है। आपने अपनी बातचीत में जिक्र किया आट्या पाट्या, तो आट्या पाट्या के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या खेल है ये आट्या पाट्या? आट्या पाट्या जो खेल है जी, वो एक मैदान डलता है जी, उसके दोनों तरफ पाला होता है, दो हिस्से होते हैं उसके और उसमें खिलाड़ी एक सभी पालों के अंदर उसका एक ऐसा समझ लीजिए कि 3-3 मीटर के पाले उसके अंदर चौकोर खाने बने होते हैं और उन खानों के अंदर खिलाड़ी खड़ा रहता है और उस खाने की बॉर्डर के ऊपर दूसरा खिलाड़ी रोकने के लिए खड़ा रहता है। जब डाज दे करके उस खिलाड़ी से बच के एक खाने से दूसरे खाने में खिलाड़ी आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ते बढ़ते इस कार्नर से उस कार्नर जो बाहर निकल जाता है वो खिलाड़ी आट्या पाट्या में वो पॉइंट माना जाता है। उसके खिलाड़ियों में एक सूर होता है, उसको सूर बोलते हैं, सेनापति जैसे दूसरे शब्दों में। वो ऐसा बड़ा और अच्छे लंबे चौड़े शरीर डीडोल वाला खिलाड़ी होता है जो इस तरह से रोकता है, वो बीच में खड़ा होता है उसकी लाबी के जी। और वो खेल बहुत ही चपलता और चतुरता का खेल होता था। यानी उस खेल को एक तरह से बोलो कि पुराने जमाने के युद्ध कौशल जो होते थे जी, गोरिल्ला युद्ध की एक तरह से वो ट्रेनिंग होती थी, उसमें वो खेलते थे और खिलाड़ी से बच करके और ये खाना, दो खाना, तीसरा खाना ऐसे पार करके उधर निकलते थे और वो खिलाड़ी छू नहीं पाता था उनको। ऐसी वो खेल इतनी चपलता, इतनी मेहनत का होता था जो अब ना उसके कोच रहे ना उसके खिलाड़ी रहे जो उसको सिखा सकें या वो करे। पुराने जो बुजुर्ग हैं जिनकी 80 साल 90 साल उम्र हो गई है इंदौर में हैं वो लोग जी, उन लोगों से अगर मदद ली जाए तो फिर से वो खेल चालू हो सकता है। लेकिन चूंकि क्रिकेट जैसा एक ऐसा खेल है उसके कारण इन सारे खेलों की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता है और कोई उसमें रुचि नहीं लेता, इसलिए हमारे वो पुराने खेल लुप्त हो रहे हैं। घनश्याम चौधरी जी, अब हमारे स्टूडियो पधारे। आपने इंदौर के खेल जगत में खेल की संस्थाओं के बारे में बहुत दिलचस्प बातें बताई। कुश्ती से जुड़ी, कबड्डी से जुड़ी, खो खो से जुड़ी और आट्या पाट्या से जुड़ी बातें भी आपने हमें बताई और इंदौर की खेल विलुप्त प्राय खेल संस्थाओं के बारे में अद्भुत जानकारी हमें दी। एक रेट्रोस्पेक्ट में जाके पुनरावलोकन करते हैं जब हम इंदौर की खेल संस्थाओं के बारे में तो अचरज होता है कि ये इंदौर अपने आप में कितने इतिहास समेटे हुए है और उसी एक इतिहास से रूबरू कराने के लिए घनश्याम चौधरी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंदौर वांडरर्स के आप कोच हैं और हमें विश्वास है कि आप कबड्डी को इसी तरह आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते रहेंगे। न्यूज़ मेकर्स में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।